हेलो दोस्तों, रेल अकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करो। दोस्तों साइंस जो दोस्तों हम साइंस के 1000 क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से ये हमारा पार्ट 4 है। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 बताए हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों साइंस से भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है। दोस्तों कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण का। दोस्तों जो कार के पीछे जो वाहन आते हैं उनको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों जो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है, तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधोलोकित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा रंग। दोस्तों जो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा रंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दोपहर 12 बजे की दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये नहीं देख सकते। दोस्तों जो दोपहर के 12 बजे हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। दोस्तों जल होता है, उसके अंदर वायु का बुलबुला जो होता है किस 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 प्रकार जल का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपसारी लेंस की भांति। दोस्तों जो अपसारी लेंस जो होता है, दोस्तों जो जल के अंदर वायु का बुलबुला जो होता है वो अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, या व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या व्यक्ति की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है उसकी आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा आधा होना चाहिए। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। दोस्तों समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत। दोस्तों समतल दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की दूरी। दोस्तों जो अगर व्यक्ति 1.50 मीटर लंबा है, तो उसके प्रतिबिंब देखने के लिए इस लंबाई का आधा मतलब दर्पण की ऊंचाई लंबाई होनी चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएगा कि 1.50 का आधा कितना होता है दोस्तों, तो 0.75 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस का। दोस्तों इसमें जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो जबकि दोस्तों दूरदर्शी दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा, लेंस की आगे पीछे की गति के द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति या द्वारा, आँख के तरल के आवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। दोस्तों जो आँख जो होती है उसमें संकेंद्रण होता है क्योंकि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खोजबत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वे है। दोस्तों जो खोजबत्ती जो होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नतोदर दर्पण का। दोस्तों जो खोजबत्ती जो उसमें नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों हमें किसी वस्तु को देखना है तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
आँख के लेंस में फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? पुतली, रेटिना, सिलियरी मांसपेशी या आइरिस? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलियरी मांसपेशियाँ। दोस्तों जो आँख का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो मांसपेशियों से होती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि डायोप्टर। दोस्तों जो लेंस की क्षमता जो होती है वो डायोप्टर से नापी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी इनक के लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धूप के चश्मों की पावर होती है। दोस्तों ये धूप के चश्मे जो होते हैं उनकी पावर कितनी होती है? तो उसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी कि 0 डायोप्टर। दोस्तों ये धूप का चश्मा जो होता है वो 0 डायोप्टर वाला चश्मा होता है, यानी कि उसकी जो पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? दोस्तों जो आँख का जो रेटिना होता है वो जो कैमरा के किस भाग से उसकी तुलना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिल्म से। दोस्तों जो आँख का रेटिना है उसकी फिल्म से तुलना की जाती है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिल्म से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वे है स्वच्छ मंडल, परितातिका, पुतली या दृष्टि पटल? दोस्तों मनुष्य की आँख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टि पटल पर। दोस्तों जो मनुष्य की आँख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो दृष्टि पटल पर ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परावर्तित करता है। दोस्तों कोई अपारदर्शी वस्तु है और वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे कि भी परावर्तित करता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक रंगीन टीवी में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल, हरा और नीला। दोस्तों जो लाल, हरा और जो नीला रंग जो होते हैं उनको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफ़ेद। दोस्तों जब जो लाल, हरे, नीला और नीले रंग जो होते हैं वह एक स्थान पर प्रकाश की एक स्थान पर पड़ते हैं तो इसका जो रंग जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या। दोस्तों सूर्य के प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों 7 रंग होते हैं, यानी कि जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम किस में होता है? वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में? तो दोस्तों जो ध्वनि का वेग जो होता है वो निर्वात में धातु में सर्वाधिक होता है। दोस्तों ध्वनि का वेग जो होता है वो धातु में सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धातु में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र परिवहन होता है। दोस्तों जो ध्वनि तरंग है जो सबसे तीव्र किस में चलती है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ठोस में। दोस्तों ध्वनि जो होती है वो सर्वाधिक ठोसों में चलती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में या पानी में या लोहा में? तो लोहा में। दोस्तों लगभग जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लोहे की गति जो ध्वनि की गति जो होती है लोहा में अधिकतम होती है। अब अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो दोस्तों ठोस तथा निर्वात दोनों में चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, म्यूजियम कंस्ट्रक्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रचित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण होना चाहिए? तो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि जो होती है उसका अवशोषण करना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि के स्रोत पर परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच में दोस्तों ध्वनि जिससे टकराकर वापस आती है उसके बीच में लगभग न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए? तो लगभग 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 मीटर।
अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है। दोस्तों ध्वनि जो होता है उसका वायु में कितना वेग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 330 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ध्वनि का वायु में जो वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की अब बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो सेंस हो जाता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा पर जो होता है वह दोस्तों वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आंतरिक यात्री अपने सपाटे को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में बहुत अधिक, या ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि को प्रचारित करने का वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पराश्रव्य वे ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों जो पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, तो जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी या ईईजी या एक्सरे। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि सोनोग्राफी। दोस्तों सोनोग्राफी जो है उसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चमकदार अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपने शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है उनकी आंखों के तार बड़े होते हैं, उनमें रात्रि दृष्टि बहुत अधिक होती है, वे प्रत्येक चिड़िया कैसा ऐसा कर सकती है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों वे जो होता है वो पराध्वनि निकालते हैं। दोस्तों वे ध्वनि निकालते हैं, इस कारण से उनका वे रात्रि के समय उड़ सकते। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन लेयर जो होती है इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों जो पराध्वनिक जेट जो उड़ते हैं उनके कारण से ओजोन जो परत होती है उस ओजोन लेयर में जो बाधा उत्पन्न हो जाती है। सही आंसर हो जाता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वातावरण में ध्वनि। दोस्तों ध्वनि की इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है। तो सही आंसर होता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लगभग दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल। तो सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग जो होती है वो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100 डेसिबल का रब का प्रबलता स्तर संगत होगा, सुनाई बढ़ देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने की शोर से। दोस्तों अगर 100 डेसिबल का रब जो होता है वो यंत्र कारखाने के शोर से संबंधित होता है, यानी कि जो 100 डेसिबल होता है वो कारखानों से निकलती है 100 डेसिबल की ध्वनि। तो आंसर हो जाता है जिसको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO है, उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। दोस्तों इसके अनुसार एक नगर के सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण स्तर है कितना, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45 डेसिबल। दोस्तों अगर मनुष्य के लिए 45 डेसिबल है तो मनुष्य सुरक्षित है, यानी कि उसको कोई रोग नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण होता है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल ध्वनि गुणता। दोस्तों इसमें उनमें क्या होता है, तो इनमें ध्वनि गुणता हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल ध्वनि गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, इंफ्रारेड की, एक्स किरणों की, दृष्टिगोचर प्रकाश की, रेडियो तरंग की। तो दोस्तों किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियो तरंग की। दोस्तों जो रेडियो तरंग जो होती है उनकी लंबाई सर्वाधिक होती है। तो सही आंसर होता है दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है,
तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरक्त विकिरण का। दोस्तों जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो होता है हम अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आयाम मॉड्यूलन के द्वारा, आवर्ती मॉड्यूलन के द्वारा, या कला मॉड्यूलन के द्वारा, या कोड मॉड्यूलन के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवर्ती आरोपण। दोस्तों टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जो है उसको आवर्ती आरोपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सूर्य के मापन में। दोस्तों जो डोप्सन जो होती है वो सूर्य के मापने में प्रयुक्त की जाती नहीं, ओजोन परत की इकाई। दोस्तों जो ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो मापने की इकाई कौन सी होती है, तो डोप्सन। दोस्तों डोप्सन जो है वो ओजोन परत मापने की इकाई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओजोन परत मापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नौ संचालकों के द्वारा। दोस्तों सोनार का प्रयोग जो है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नौ संचालकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला। एमीटर विद्युत, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमीटर। एमीटर जो है विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वे गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग। दोस्तों अगर एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, अगर वे गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग जो होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटेगी। दोस्तों अगर वो गहरी सांस लेता है तो उसकी रीडिंग घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दोस्तों जो पवन ऊर्जा होती है उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि गतिज ऊर्जा का। दोस्तों जो पवन ऊर्जा जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। दोस्तों जो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है तो गिर नहीं जाती क्योंकि जो गुरुत्व केंद्र से जो रेखा जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार जो होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ जाता है। दोस्तों उसका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसे हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोलाकार। दोस्तों अगर भारहीनता की स्थिति होती है तो इसमें एक मोमबत्ती का ज्वाला का जो आकार होता है वो गोलाकार हो जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। दोस्तों जो स्वचालित घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा जो निकलती है वो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से ही निकलती है। सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आइसोबार वायु दाब, आइसो हाट ऊंचाई, आइसो लाइन बर्फ रेखा बर्फ वर्षा, या आइसो बहुत गहराई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसो लाइन बर्फ रेखा। यानी कि दोस्तों जो आइसो लाइन जो होते हैं वो बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं है, बाकी जो तीनों जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल्यूमिनियम। यानी कि दोस्तों जो एल्यूमिनियम जो है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन की मात्रा। दोस्तों स्टील की जो कठोरता होती है उसको बढ़ाई, इसकी स्टील की कठोरता प्रदान यानी कि जो स्टील में जो कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें जो है वो कार्बन की मात्रा अधिक मिलाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार। दोस्तों जब जंग लगती है तब लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित होता है? तो दोस्तों जब जंग लग जाती है तो लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। दोस्तों वनस्पति तेल जो होता है उससे वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधों द्वारा कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? दोस्तों किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए पकड़ते हैं कीट भक्षी पौधे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन की। दोस्तों नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीटों को पकड़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो मस्टर्ड गैस होती है उसको किस में किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक युद्ध में। दोस्तों जब रासायनिक युद्ध जो होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो उसमें मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 286, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? दोस्तों रक्त जो होता है वो शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, या भोजन पचने में सहायक है, या खड़े होने में सहायक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दोस्तों रक्त जो होता है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।